लो तो क्या हाल चाल है सभी लोगों के। जैसा कि जो करंट अफेयर्स है वो बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारे एग्जाम का, और वो हर सब्जेक्ट में लगभग एंट्री करता है। तो करंट अफेयर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। एक गवर्नमेंट स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसके लिए हम अलग सेगमेंट बना रहे हैं, और दूसरा जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर्स का दूसरा पोर्शन है। तो आज पहले पोर्शन से ये मॉक टेस्ट है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम्स कहीं से भी घुस के कैसी भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। कई बार शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती हैं, कई बार आपको मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो वही मैंने कोशिश की है, यूपीएससी जैसा पूछती है, जिस तरीके से आपको घुमाती है, उसी तरीके से मैंने भी पेपर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ में आप अटेम्प्ट करें पोस्ट करके तो ज्यादा अच्छा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव फर्स्ट स्टैंड्स फॉर। जो फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव में जो फर्स्ट है उसका क्या मतलब है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन भी इस तरीके से होते हैं कि अगर आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है तो आपको सब एक जैसे लगेंगे। पहला है फार्मिंग, इंटरवेंशन, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी। दूसरा है फार्म इनोवेशन, रिसोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी। तीसरा है फॉर्म, इंटरवेंशन, रिसर्च, स्कूल और टेक्नोलॉजी। चौथा जो है वो नन ऑफ दीज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखें। इनको अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपको पता है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर भी पता है तब भी उलझ सकते हो आप, और अगर नहीं पता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको इसमें देखना होता है कि कोई लिंक बन रहा है क्या। जैसे पहला ऑप्शन है फार्मिंग, फिर इंटरवेंशन, ठीक है। तो फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कुछ इनोवेशन, कुछ नया होने वाला है, ठीक है। फिर रिसर्च इसमें जुड़ा हुआ है, फिर साइंस है और टेक्नोलॉजी। रिसर्च, साइंस है और टेक्नोलॉजी, तो ये एक तरीके से लग रहा है क्रम में, लेकिन यहाँ पे इंटरवेंशन कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें भी फोरम है, इंटरवेंशन है। तो फोरम शिकायत करने के लिए कोई फोरम बना रहे हैं, फिर इंटरवेंशन, तो उसमें रिसर्च, स्कूल, ये कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि कनेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा हम कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तब भी आपको अटेम्प्ट करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज्यादातर अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सही हो सकता है। तो ये इसका आंसर है फार्म, इनोवेशन, रिसोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो फार्मर्स हैं उनके लिए फार्म, इनोवेशन, उसमें रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, ये सब इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी इस इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई रकम पोर्टल जो है वो वर्क कैसे करता है। ई रकम पोर्टल वर्क्स एज, ये कैसे वर्क करता है ये आपको बताना है। तो देखिए, हेल्पिंग टूल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स इंस्टेंटली। ये एक हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है, जो फसलों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको पहुंचाना है तो उसके लिए ये काम करेगा। हेल्पिंग टूल फॉर मिडिल मैन, जो मिडिल मैन है, आड़तीय जिनको बोलते हैं, उनके लिए हेल्पिंग टूल है। या फिर ऑनलाइन इंटरफेस थ्रू विच वन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू आईसीआर, एक ऑनलाइन इंटरफेस है जिसके थ्रू कोई भी जो है वो आईसीआर को अप्रोच कर सकता है। और चौथा है ऑक्शन प्लेटफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स फॉर प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्राइस। तो अगर ये आपको नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा अगर वहां बैठ के दिमाग लगाएंगे, आपके पास टाइम है, तो ये रकम है, ठीक है। और रकम का मतलब क्या होता है, रोकड़, पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे रकम से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। फर्स्ट जो ऑप्शन है कि मोबिलाइजेशन करेगा क्रॉप्स का, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मिडिल मैन के लिए सरकार क्यों कोई पोर्टल बनाएगी, ठीक है। जब फार्मर्स की बात होती है तो फार्मर्स की बात होगी, मिडिल मैन के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, पोर्टल सरकार क्यों बनाएगी। और ये तीसरा है ऑनलाइन इंटरफेस थ्रू विच वन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू आईसीआर, ये भी हो सकता है, लेकिन रकम का इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है ऑक्शन प्लेटफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स फॉर प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्राइस, उनकी जो फसल है उनका उनको रीजनेबल प्राइस मिल जाए, उसके लिए ये एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। तो ये जो हमारा, अगर आप कॉमन सेंस से भी देखते हैं तो रकम
इससे ये रिलेट हो रहा है और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे छोड़ने की बजाय थोड़ा सा आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और कई बार सही भी हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में अधिकतर लोग छोड़ देते हैं कि नहीं पता, ये रकम नहीं पता तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करना चाहिए। और जैसा बार बार बच्चों की तरफ से आ रहा है कि हिंदी में मैं करूं, तो देखिए 2 बार टाइपिंग में फिर वही टाइम लगता है जल्दी जल्दी टेस्ट देने, इसलिए एक लैंग्वेज में आ रहा, लेकिन मेरी तरफ से मैं हिंदी में इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी तरफ से मैं पूरा कर रहा हूं, अगर फिर भी आपको लगता है तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, एकलव्य कौन थे? एकलव्य जो अर्जुन के टाइम की कहानी है, अंगूठा द्रोणाचार्य जी ने उनका काट के रख लिया था, तो वो जंगल में रहते थे एक तरीके से। ठीक है, एक प्रजाति में थे वो। तो अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगाएंगे उस तरीके से, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गांव से रिलेटेड बात, या पंचायती राज, आयुष, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसका क्या काम है? वो तो हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल्स की हम बात करेंगे तो आयुष हमको नहीं समझ आ रहा है। बाकी हम देखते हैं रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और ट्राइबल अफेयर्स। ये अच्छी तरह पढ़ने के बाद भी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आपको कोई भी स्कीम जब पढ़नी है तो उसको आपको मिनिस्ट्री के थ्रू पढ़ना है, क्योंकि मिनिस्ट्री से क्वेश्चन जब आएगा तो आपको अच्छी तरह याद होते हुए भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, पंचायती राज, रूरल, ट्राइबल, सब गांव के जैसा ही दिख रहा है। लेकिन एकलव्य जो थे वो एक आदिवासी प्रजाति टाइप थे, और वहां वो द्रोणाचार्य जी को मान के प्रैक्टिस करते थे, तो नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, और यहाँ पे ये सही आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, अगर एक भी क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको बहुत एज देता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो EMRS, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको बना रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये है। इसके बाद है, इट इज अ G2C ई गवर्नमेंट पोर्टल दैट कैटर्स टू नीड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। G2C, ठीक है, G2C पोर्टल है, ये ई गवर्नमेंट पोर्टल है, यानी गवर्नमेंट के थ्रू ये एक पोर्टल है जो कि कैटर करता है नीड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, जो भी जरूरतें हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर की। स्टेक होल्डर में फार्मर भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो वेरियस स्टेक होल्डर है यहाँ पे आपको नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप समझेंगे, नहीं तो आप जब फार्मर की बात हो रही है, इस तरह से ऑप्शन है आपके, ग्रामीण, रिटेल, एग्री मार्केट, एग मार्क, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेक होल्डर कौन होगा, फार्मर्स होंगे, इंडस्ट्री होगी। ठीक है, तो ये G2C गवर्नमेंट पोर्टल है जो कैटर करता है, जो जरूरतें पूरी करता है बहुत सारे स्टेक होल्डर की, और फैसिलिटेट करता है वर्क बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ डेली अराइवल्स एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। जो डेली अराइवल्स हैं और जो प्राइसेस हैं कमोडिटी की डेली के बेसिस पे, उसको इंफॉर्मेशन फ्लो के थ्रू, वर्क बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो के थ्रू बताता है। तो ये कौन सा पोर्टल है ये आपको बताना है। ठीक है, ई कृषि संवाद। ठीक है, ई कृषि संवाद एक अलग ही चीज है, जिसमें आप ICR के थ्रू बात कर सकते हो किसी से भी। ठीक है, कोई भी ICR से बात कर सकता है। ये मार्केट्स इसमें लिखा हुआ है, तो लग रहा है कि ये हमारे पोर्टल तो नहीं है, तो ग्रामीण, रिटेल, एग्री मार्केट्स की बात हो रही है। ठीक है, पोर्टल हो भी सकता है, लेकिन ये एक मार्केट है, और आपको ऐसा पोर्टल चाहिए जो कैटर करे नीड्स को और डेली का वर्क बेस्ड फ्लो बताए। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हो, कॉमन सेंस से आंसर दे रहे हो इस क्वेश्चन का, तो इसमें आप फंस सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत पास हैं। ठीक है, इसका आंसर है एगमार्क नेट। ये एक ऐसा नेट है जो डेली बेसिस पे आपको अराइवल्स और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज बताता है, और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है उनकी नीड को पूरा करता है। तो इसका आंसर एगमार्क नेट है। ठीक है, मैं फिर से वही कहूंगा, जो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया और आपके पूरे नंबर भी आ रहे हैं, 10 out of 10 भी आ रहे हैं, तब भी आपको संतुष्ट नहीं होना है। जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, ऑप्शंस की आपको डीप स्टडी करनी है, क्योंकि यही ऑप्शन कल को क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, भले ही वो इसका आंसर ना हो। ई कृषि संवाद, ग्राम्स, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक मार्क नेट है वो ऐसा पोर्टल जो कैटर करता है नीड्स को और डेली अराइवल्स और प्राइसेस ऑफ कमोडिटी बताता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब कंपोनेंट ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना डे NRLM। ठीक है, ये NRLM आपको बता दिया है,
आपको पता होना चाहिए एनआरएलएम का मतलब क्या है। इस योजना के दो पार्ट हैं, एक अर्बन के लिए और एक रूरल के लिए। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना डे जो योजना है, इसके दो पार्ट हैं, एक नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और एक नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। एक गांव के लिए है और एक शहरों के लिए। तो यहाँ पे स्पेशली आपको दे दिया गया है कि ये गांव की बात हो रही है, रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, तो रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत कौन सी योजना इनमें से आती है। ठीक है, फिर से आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी है, टिपिकल बनाने की क्वेश्चन को कोशिश की गई है। ठीक है, पीएमजीवीके क्या है, जन विकास केंद्र अभी इस योजना में आएंगे या नहीं, एसवीईपी की फुल फॉर्म क्या है, ई ग्राम स्वराज की क्या है, अनिकेराइज की क्या है। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आपको ये इसका सब कंपोनेंट है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत डीप स्टडी की जरूरत है। तो डे एनआरएलएम में ये पीएम जन विकास केंद्र जो है एक अलग उसका पार्ट है। ठीक है, और ये एसवीईपी जो है, स्टार्टअप फॉर विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, और यहाँ पे भी एनआरएलएम में भी एंटरप्रेन्योरशिप और जो रूरल लिवलीहुड के सारे साधन हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो एसवीईपी है। ठीक है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, विलेज के जो स्टार्टअप हैं उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये पीएम जेवी के जो है पीएम जन विकास केंद्र इस योजना के अंतर्गत नहीं है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री का है और अच्छे से उनको शासन मतलब जो भी चीजें हैं उनको मैनेज करने के लिए। एनिक एराइज जो है ये तो इसरो और 4 मिनिस्ट्री मिलकर चला रही हैं। इसकी फुल फॉर्म है अटल न्यू इंडिया चैलेंज टू स्पर अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमईज। तो ये एमएसएमईज के लिए इसरो और 4 मिनिस्ट्री मिलकर रन कर रही हैं, जिसमें इनोवेशन वगैरह वो उसमें दे सकें। तो इन सब की फुल फॉर्म आपको पता हो, इन सब की मिनिस्ट्री आपको पता हो, ये किस योजना के सब कंपोनेंट है, इस तरीके से आपको डीपली इनकी स्टडी करनी है, क्योंकि ऐसी शॉर्ट फॉर्म आपको वहां पे बिल्कुल दी जा सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे इसका आंसर है ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एसवीईपी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स। यहाँ पे स्पेशली फार्मर्स लिख दिया है, तो ये स्कीम प्रॉपर फार्मर्स पे आ गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन एमएसएमईज के लिए भी होती है और इंडस्ट्रीज के लिए भी होती है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंटरेस्ट सबवेंशन किसकी बात हो रही है, फार्मर्स की बात हो रही है। तो इसके क्या क्या पार्ट जो है वो नहीं है, फिर से आपको नोट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट नहीं है, इसके लिए आपको इसकी डीप स्टडी होना जरूरी है। प्रोवाइड्स कंसेशन ऑफ 2% पर एनम फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। तो बिल्कुल इसमें ऐसा प्रोविजन है कि ये 2% पर एनम के लिए कंसेशन प्रदान करती है फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम फॉर प्रॉम्प्ट पेई फार्मर्स। जो टाइम पे पेमेंट करते हैं, प्रॉम्प्ट पेई हैं यानी समय से जमा कर रहे हैं ब्याज, उनके लिए 3% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। प्रॉम्प्ट पेमेंट को त्वरित जो भुगतान है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसा करती है। प्रॉम्प्ट पेई के लिए 3% की एडिशनल छूट रहती है। ठीक है, और 2% की नॉर्मल रहती है। ये बिल्कुल दोनों इसके पार्ट हैं। प्रोवाइड्स रिलीफ टू फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, बिल्कुल ये भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, जो नेचुरल कैलेमिटीज से अफेक्टेड हैं उनको भी ये हेल्प करती है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है जो यही इसका पार्ट नहीं है, लोन्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर आर्या प्रोजेक्ट। ये एक अलग प्रोजेक्ट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर है सी, कि इसमें आर्या प्रोजेक्ट के अंदर लोन प्रोवाइड नहीं किए जाते, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि सब सही ही लग रहा है लगभग। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आर्या अलग है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। बाकी ये सब कंपोनेंट इसमें आते हैं, इसीलिए डीप स्टडी की हमें जरूरत होती है स्कीम्स की। और एक बात और, अगर आपको ये नहीं पता है, आपने जब पढ़ी थी इंटरेस्ट सबवेंशन, तब आपको आर्या ये शब्द वहां पे नहीं मिला था, और आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो कंफ्यूज हैं कि ये था या नहीं था। मैंने तो नहीं पढ़ा, शायद ऐसा तो नहीं है कि हो और मैंने ना पढ़ा हो। तो वहां ये मान के चलें जो आपने पढ़ा है वो फाइनल है। अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा लाएं कि अगर आपको ये आर्या शब्द वहां पे नहीं मिला है तो ये नहीं है स्कीम में। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस लेके चलें। अगर कंफ्यूज रहेंगे तो फिर यूपीएससी आपको कंफ्यूज करती रहेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसा टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर। पीसा टेस्ट जो है वो टेस्ट किसके लिए है? ठीक है, तो ये क्या टेस्ट है ये आपसे पूछा गया है। कोविड टेस्ट फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स। इतना कोविड हो गया है कि सब
टेस्ट कोविड के लगते हैं, तो कोई भी आंसर कोविड भी दे सकता है इसका। दूसरा भी कोविड ही है, टेस्ट बिफोर कोविड-19 वैक्सीनेशन, अभी वैक्सीन आ रही है उससे पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा, वो पीसा टेस्ट है क्या ये? या फिर ये है टेस्ट फॉर इंटरनेशनल साइंटिस्ट असेसमेंट के लिए, या फिर टेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 वर्ड्स हैं इसमें ISA वो यहाँ मैच कर रहे हैं, इंटरनेशनल साइंटिस्ट असेसमेंट हो या फिर स्टूडेंट्स असेसमेंट हो, ISA यहाँ से मैच हो रहा है। P जो है शुरू का, इसका जो है वो फुल फॉर्म प्रोग्राम है। अब आप अगर इसको समझ पाए, वहां पे कॉमन सेंस लगा पाए, तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर जो है वो इन दोनों में से है। और यहाँ पे कोविड का तो कुछ नहीं है, एलिजा RT-PCR ऐसा ही कुछ नहीं है, और ISA यहाँ मैच कर रहा है, चाहे इंटरनेशनल साइंटिस्ट असेसमेंट हो या फिर स्टूडेंट्स असेसमेंट हो। ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से है, तो आपको चांस लेना चाहिए अगर 50% प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट्स असेसमेंट के लिए टेस्ट है पीसा टेस्ट, और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 2021 में इंडिया इसको फिर से एक बार पीसा टेस्ट में हिस्सेदारी कर रहा है। इससे पहले इंडिया ने जब भी पार्ट लिया था, एक ही बार लिया था, जिसमें 73 कंट्रीज में से इंडिया की 72 रैंक थी। ठीक है, यानी बहुत ही बुरा हाल था। उसके बाद इंडिया ने पार्ट नहीं लिया और अब इंडिया वापस से पार्ट इसमें ले रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट असेसमेंट के लिए टेस्ट होता है, जिसमें 15 साल 3 महीने से ज्यादा और 16 साल 2 महीने से कम, यानी उस एज के बच्चे पार्ट लेते हैं। तो इंडिया फिर से इसमें जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। और इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि पीसा टेस्ट क्या है, और कोविड से तो उलझाने की कोशिश वहां पे की जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो PM कुसुम स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? फिर से मिनिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी स्कीम को याद करो तो उसको मिनिस्ट्री से याद करो। मिनिस्ट्री से याद करना आपको आसान भी रहेगा। मिनिस्ट्री अगर आपके माइंड में होंगी तो आप ऑड में आउट भी वहां पे कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे अगर आपको हर स्कीम की मिनिस्ट्री याद रहेगी। ठीक है, तो कुसुम स्कीम जो है वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है ये रन करती है। इसके तहत जो है सोलर प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं खेतों में, सोलर एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का काम है और यही इसको चलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। आयुष का इसमें कोई काम नहीं है। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं है। ठीक है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें काम है। इसके 3 कंपोनेंट हैं, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कराती है, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ PM श्रम योगी मानधन योजना? आप PM श्रम योगी मानधन योजना में मान लीजिए एप्लीकेंट बनना चाहते हैं, एप्लीकेशन उसकी दर्ज करना चाहते हैं, तो कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं आपके पास होनी चाहिए, मीन्स नहीं होगी तो चलेगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी है जो PM श्रम योगी मानधन योजना की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो देखिए, एप्लीकेंट मस्ट हैव अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल ये उसकी रिक्वायरमेंट है। इनकम मस्ट बी लेस देन 15,000 पर मंथ, ये भी होना ही चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के लिए श्रम योगी मानधन योजना में आपको पेंशन दी जाएगी 3,000 की जब आप रिटायर हो जाओगे। ठीक है, तो उसमें आप एप्लीकेशन करोगे तो जो इससे ज्यादा वाले हैं उनको तो वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, या फिर वो अच्छा कमा रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए है जिनकी 15,000 से कम है, तो ये भी एक इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद मस्ट नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर। जिसकी 15,000 से कम सैलरी है वो इनकम टैक्स कहाँ से देगा? ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस है, ये ऑप्शन अगर राइट है तो ये भी राइट है। ठीक है, और सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा तभी तो पैसे दे पाएगी गवर्नमेंट, तो ये तीनों वैसे ही सही है। ऑड मैन आउट से क्वेश्चन हो रहा है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑप्शन है मस्ट बी एंगेज्ड इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर विद मेंबरशिप ऑफ EPF NPS ESIC। अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो फिर तो बात ही उसकी अलग हो गई। ये स्कीम ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, ये कंडीशन नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं होना चाहिए तभी वो इस स्कीम में आएगा। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही स्कीम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको इसी तरह से बनाए जाएंगे जैसे मैंने बनाए हैं, ऐसे UPSC आपको घुमाने के लिए बनाएगी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है किस चीज के लिए स्कीम है। जब अनऑर्गेनाइज के लिए है तो ऑर्गेनाइज का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये है PM गरीब कल्याण योजना को लेके, जो
सबसे ज्यादा चर्चित हमारी कोरोना के टाइम की स्कीम है। पहले 1.5 लाख करोड़, फिर 20 लाख करोड़, इस तरीके से ये चलाई गई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पीएम गरीब कल्याण योजना से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियरी ऑफ पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण योजना की बेनिफिशियरी यानी इससे लाभ लेने वाले कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेनिफिशियरीज ऑफ उज्ज्वला योजना, जो उज्ज्वला योजना में लेडीज हैं जो घर हैं उनको फ्री सिलेंडर्स दिए गए थे पीएम गरीब कल्याण में, तो ये बिल्कुल इसके बेनिफिशियरी हैं। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी सस्ते लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। ठीक है, इन्हें इतना फंड दिया जाएगा, इतने लोन्स इनको दिए जाएंगे, तो एसएचजी भी इसके बेनिफिशियरी हैं। ऑल राशन कार्ड होल्डर्स, सभी जो 80 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए अनाज वगैरह दिए गए थे। ठीक है, ऑल फार्मर्स, जब भी नोट, मैंने आपसे मैंने लेसन में बताया था आपको फर्स्ट टेस्ट में कि नोट जब आए तो आप ऑल पे ध्यान रखें। जब नोट आएगा तो अधिकतर ऑल वाला जो है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑल राशन कार्ड होल्डर्स तो है, लेकिन ऑल फार्मर्स इसके बेनिफिशियरी नहीं थे। देखने में लगेगा किसानों के लिए तो सब कुछ ही हो रहा है, किसान तो होंगे ही होंगे, लेकिन किसान सिर्फ कौन से इसके बेनिफिशियरी थे, जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें पैसे मिलते हैं, उन्हें ही 2,000 रुपए की जो किस्त मिलती है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो इसलिए सारे फार्मर, इसके सारे फार्मर में तो सब कुछ ही आ जाता है, इसीलिए नोट जहां आता है वहां ऑल जो है वो आंसर बनता है। क्योंकि सारे कैसे आ जाएंगे जरूरी नहीं है, फार्मर तो फिर सारे ही हैं, लेकिन जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत है जिन्हें ऑलरेडी मिलते थे उन्हें ही 2,000 रुपए दिए गए थे। पहली किस्त जो अप्रैल में दी गई थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भी आपके मार्क्स आए अटेम्प्ट करने के बाद में, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो टेस्ट को लेके, जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।